नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में हर बार इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो सी-टेट का एग्जाम हो या यूपी-टेट का हो या सुपर टेट का। दोस्तों आज आपके टॉपिक का नाम है बाल केंद्रित शिक्षा। दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा से हम आज पढ़ेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों एक बार उससे पहले वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशंस सभी बच्चे एक बार। दोस्तों सर्वप्रथम ये कुछ जानकारी आपके स्टडी 91 में दी गई है। कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप सभी इस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा यानी दोस्तों सारी बातें होंगी बाल केंद्रित शिक्षा पे, कि बालक पे केंद्रित शिक्षा, अर्थात बाल केंद्रित शिक्षण जीवन की शिक्षण प्रणाली है जो कि प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित होती है। किस पे? प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित होती है। यह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। क्या होती है? पूर्णतः मनोवैज्ञानिक होती है दोस्तों। इसमें बालक या शिक्षार्थी को केंद्र बिंदु में रखते हुए, दोस्तों इसमें यानी कि बालक क्या होता है? केंद्र बिंदु में होता है। क्या होता है? बालक केंद्र बिंदु में होता है, रखते हुए शिक्षा नीति बनाई जाती है। यानी सारी जो आपकी एजुकेशन की प्लान बनेगा, यानी शिक्षा की नीति सारी जो भी होगी दोस्तों बनेगा, वो किसके अकॉर्डिंग होगी? वो बाल केंद्रित अकॉर्डिंग होगी, यानी कि बालक के अनुसार होगी दोस्तों। ठीक है। इस प्रक्रिया में अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम यानी कि सीखने की प्रक्रिया, अधिगम में आने वाली बाधाएं तथा अधिगम वक्र आदि कारकों को शामिल भी किया जाता है दोस्तों। यानी बाल केंद्रित शिक्षा से अगर कहा जाए दोस्तों, सीधी या सरल भाषा में अगर बात की जाए, बाल केंद्रित शिक्षा यानी सारी बातें किसके अकॉर्डिंग होगी? बालक के अकॉर्डिंग होगी, बालक के अनुसार होगी दोस्तों। किसके होगी? बालक के अनुसार। आपका पाठ्यक्रम भी किसके अनुसार? बालक के अनुसार होगा। आपको शिक्षा की जो प्लानिंग बनानी है, शिक्षा नीति की जो प्लानिंग बनानी है, वो भी किसके अकॉर्डिंग होगी? कि बालक के अकॉर्डिंग होगी। कि बालक को किस प्रकार से पढ़ाया जाए, बहुत ही सरल तरीके से उसको सिखाया जाए, यानी अधिगम की जो प्रक्रिया होगी किसके अकॉर्डिंग होगी? बालक के अकॉर्डिंग। कि बालक को आखिर कैसे समझाया जाए, उदाहरण के माध्यम से, खेल विधि के माध्यम से, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से, कि जिससे कि बालक आसानी से सरलता पूर्वक सीख सके दोस्तों। वही क्या है? आपकी बाल केंद्रित शिक्षा है। आज इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं दोस्तों। क्या होती हैं? कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या विशेषताएं होती हैं। सर्वप्रथम विशेषता है कि शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक यानी कि शिक्षार्थी होता है। फर्स्ट जो मेन शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है दोस्तों, वो कौन होता है? हमारे शिक्षा का मेन केंद्र बिंदु होता है हमारा बालक। क्या होता है दोस्तों? कौन? हमारा बालक होता है। शिक्षा का मेन केंद्र बिंदु कौन है? शिक्षार्थी यानी कि बालक यानी कि स्टूडेंट होता है। नेक्स्ट है बालक की रुचियां, प्रवृत्तियां तथा योग्यताओं आदि को ध्यान में रखकर ही शिक्षण प्रदान किया जाता है दोस्तों। सेकंड विशेषता होती है कि बालक की रुचि, बालक के इंटरेस्ट को देख के, बालक के प्रवृत्तियों को, योग्यताओं को, आदि चीजों को देखकर ही उसे शिक्षण यानी कि हमें ज्ञान प्रदान करना चाहिए। जैसे दोस्तों सर्वप्रथम आपको बालक के पूर्व ज्ञान का पता लगाना है कि आखिर बालक को आता है कि नहीं। जैसे दोस्तों आपको ये पता करना है कि बालक को गुणा आता है, माइनस आता है, प्लस आता है, भाग आता है, ये सारी चीजें बालक को आती है कि नहीं। पहाड़ा आता है, टेबल आता है कि नहीं आता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको उसे पता करनी पड़ेगी, तब जाके आप उसे क्वेश्चंस देंगे। अगर आप मैथ के टीचर हैं तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि जिस बालक को आप पढ़ाने जा रहे हैं मैथ, उसको बेसिक नॉलेज है कि नहीं है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ उस बालक को भाई मल्टीप्लाई करना आता है, माइनस करना आता है, प्लस करना आता है, डिवाइड करना आता है, तो आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ अब इसको मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ। अगर जब उसको दोस्तों ये सारी चीजें नहीं आ रही है और आप डायरेक्ट उसको क्वेश्चन लगवाएंगे तो वो कभी सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसलिए बालक को सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक है कि उसको कितना, किसी भी सब्जेक्ट का उसे कितना पूर्व ज्ञान है, उसे कितनी नॉलेज है। उसके बाद हम दोस्तों उसको आगे की शिक्षा प्रदान करेंगे। पहले पता करेंगे पिछली की शिक्षा, पीछे की शिक्षा इसने ग्रहण की है कि नहीं ग्रहण की, ये सब भूल गया है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों
प्रत्येक बालक का अलग से व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक बालक का व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है कि आखिर इस बालक को मैं समझा रहा हूं तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्या रीजन है इस प्रॉब्लम को, कुछ बॉडी प्रॉब्लम तो नहीं, शारीरिक प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे कि क्या होता है दोस्तों, कुछ बच्चों को कम दिखाई देता है, कुछ बच्चों को यानी एक कान से अच्छा सुनाई देता है, एक कान से खराब सुनाई देता है, तो कुछ प्रॉब्लम है और भी कुछ प्रॉब्लम है। तो उस चीज के बारे में हमें व्यक्तिगत नॉलेज होनी चाहिए प्रत्येक बच्चे की। नेक्स्ट है, अर्थात पिछड़े बालकों के लिए अलग पाठ्यक्रम तथा मंदबुद्धि बालकों के लिए अलग पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाती चाहिए। यानी कि जो पिछड़े बालक हैं, मंदबुद्धि के बालक हैं, उन बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था करनी है। उनको एक्स्ट्रा क्लास आपको देनी है, अलग से उन्हें व्यवस्था करनी है। हाँ बेटा, ये कुछ बच्चे मंदबुद्धि हैं, पिछड़े वर्ग के बालक हैं, कुछ बच्चे यानी कि नहीं समझ में आ रहा है इनको, तो उनको अलग से व्यवस्था दी जाए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बात करें, बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण करके दैनिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। बालक के निरीक्षण करें, पता करें कि आखिर बालक को कुछ दैनिक समस्या तो नहीं है। अगर वो दैनिक समस्या है तो उसका निदान करें और उसको सीखने में मदद करें। अधिगम का कार्य अग्रसर करें, अधिगम कार्य को बढ़ाएं और उसका जो अगर प्रॉब्लम है, दैनिक समस्याएं कुछ हैं दोस्तों, तो उसका पता करके आप उसका सॉल्व करें। नेक्स्ट है, बालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? निदानात्मक शिक्षण का प्रयोग करिए और उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है बालक की समस्याओं को दूर करने के लिए। कि आखिर बालक को आप कोई चीज सिखा रहे हैं और वो सीख नहीं पा रहा, तो आप सोचिए कि आखिर बालक की रुचि कैसे है, कैसे बालक को सिखाया जाए। तो उसको आप खेल विधि के माध्यम से सिखाइए। किसकी विधि से? खेल विधि, क्योंकि बालक जो होते हैं खेल में बहुत इंटरेस्टेड थे। आप और हम भी दोस्तों पहले क्या करते थे, गेम बहुत खेलते थे, और गेम में ही उसको दोस्तों आप समझाइए, उसको करें, तो ये चीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, बालक को स्वावलंबी बनाकर, स्वावलंबी बनाइए, उसमें स्वतंत्रता की भावना जागृत। बेटा तुम स्वतंत्र हो, तुम कुछ भी करो, तुम दोस्त बेटा अपने आप स्वयं प्रश्नों के उत्तर को खोजो, सॉल्व करो, उसको गलत सही लगाओ, पहले लगाने का तो प्रयास करो, प्रारंभ तो करो लगाना, यही चीज होता है। उसको स्वतंत्र करिए, स्वावलंबी बनाइए बेटा, वो चीज है। नेक्स्ट है, मानसिक संतोष और शांति के अनुभव हेतु आवश्यक क्रियाविधियों पर भी जोर देना चाहिए। मानसिक संतोष हेतु और शांति के अनुभव हेतु दोस्तों आवश्यक क्रियाविधि पे भी उसको क्या करना चाहिए, जोर देना चाहिए। हमेशा उसको मोटिवेट करना रहना चाहिए, बेटा तुम ये कार्य कर सकते हो, तुम बेटा ये चीज बन सकते, तुम जीनियस हो। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे कि इस धरती पे तुम नहीं कर सकते, तुम हर कार्य को कर सकते हो। ऐसे उस बालक के अंदर मोटिवेट करिए तो वो बालक मोटिवेट होगा, तो उसको शांति और संतोष के अनुभव, अरे यार सर कह रहे हैं तो मैं इस कार्य को जरूर कर सकता हूँ, तो वो चीजें करनी चाहिए कभी कभी बालकों को दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, व्यक्तिक विभिन्नता पर जोर दिया जाता है। व्यक्तिक विभिन्नता पर भी जोर देना चाहिए। जैसे बालक शिक्षार्थी है दोस्तों, तो उसके अधिगम बाल केंद्रित शिक्षा, बालक शिक्षार्थी है, जैसे उसके पाठ्यक्रम पे यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस पे पाठ्यक्रम पर ध्यान देना चाहिए कि उसका पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए? शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट के और बॉयज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। तो शिक्षण विधि होनी चाहिए, टीचिंग मेथड, जो टीचिंग मेथड होना चाहिए वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो भी बालक के ही अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे आप शिक्षण का प्रयोग इस प्रकार से करें कि बालक को सरलता पूर्वक समझ में आ सके। ये नहीं कि आप आए लेक्चर विधि का प्रयोग करने लगे, व्याख्यान विधि का आए और बरताना से बच्चा यानी शिक्षण विधि ऐसी होती है। शिक्षण विधि की मुख्य विशेषता ये है कि रटन प्रणाली आपको न बताई जाए। शिक्षण विधि के अंतर्गत बालक को पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अब ऐसे आप आज लेक्चर मारना स्टार्ट कर दिए, आपने कुछ बच्चों को लिखवाया नहीं, उनसे कुछ पूछा नहीं, उनको बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इससे क्या होगा, बालक को कभी भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वो चीज है दोस्तों, यानी कि शिक्षण विधि। नेक्स्ट है अधिगम, कैसे बालक को सिखाया जाए। अधिगम मीन्स क्या होता है, सीखना, कि आखिर क्या किया जाए, कैसे बालक को सिखाया जाए जो चीजें हम सिखाना चाहते हैं। शिक्षण विधि के अंदर अपना प्रेजेंटेशन की, जैसे हम अगर आपको, जैसे मैं आपको बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाए, जो आपने बहुमूल्य समय दे रहे हैं कि हाँ वाकई में मुझे समझ में आया कि आखिर बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है।
इसके बारे में आपको जानकारी मिली कि हाँ इस इतने समय में मुझे पता चला, रत्नेश सर ने जो बताया मुझे समझ में अच्छे ढंग से आया। तो वो चीज़ है दोस्तों। उसी तरह से एक टीचर को कोई भी चीज़ अगर आप सिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो वो बालक को अच्छे ढंग से आप सिखा जाएं, तो यही एक अच्छा टीचर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके दोस्तों इस कुछ पुस्तकें दी गई हैं स्टडी 91 में। आप इन पुस्तकों को फ्री डिलीवरी मंगा सकते हैं दोस्तों। नंबर भी दिया गया है, अगर कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। क्या होते हैं सिद्धांत, अब इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। रुचि का सिद्धांत, इंटरेस्ट प्रिंसिपल, यानी रुचि का सिद्धांत क्या है? विषय वस्तु के प्रति रुचि होने पर शिक्षार्थी प्रभावी अधिगम करता है। जो विषय वस्तु होती है दोस्तों, जो आपका सब्जेक्ट होता है, उसके प्रति शिक्षार्थी को प्रभावी अधिगम करना चाहिए। रुचि होने पर शिक्षार्थी को प्रभावी, ऐसा आपको प्रेजेंटेशन करना है कि बालक का इंटरेस्ट बने, उस सब्जेक्ट में बालक इंटरेस्ट ले। तो वो जब इंटरेस्ट लेगा तभी तो उसको अच्छे से पढ़ेगा दोस्तों। जब उसका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो वो क्या पढ़ेगा। दूसरा, प्रेरणा का सिद्धांत, अधिगम के लिए प्रेरित शिक्षार्थी भी प्रभावी अधिगम कर सकता है। यानी कि बालक के अंदर प्रेरणा होनी चाहिए कि नहीं मुझे करना है, ये काम करना है, मुझे अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, मुझे पढ़ लिख के कुछ ऐसा करना है कि इस संसार में, इस जगत में मेरा नाम हमेशा अमर रहे। हमेशा अगर लिया जा रही, यार वो स्टूडेंट था, क्या था, टैलेंटेड, जीनियस स्टूडेंट। ऐसे उसके अंदर प्रेरणा होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है दोस्तों, कुछ सीखना है, कुछ बनना है। तो वो प्रेरणा का सिद्धांत बालक के अंदर होना चाहिए, तो वो बहुत ही सरलतापूर्वक अधिगम यानी सीख सकता है किसी भी कार्य को दोस्तों। नेक्स्ट है चयन का सिद्धांत, योग्यता के अनुरूप विषय वस्तु का चयन। दोस्तों, अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग चयन करना कि हाँ आपको जैसे पता चल जाता है हाई स्कूल तक कि मुझे किस सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ, किस सब्जेक्ट में मैं स्ट्रांग हूँ। हाई स्कूल तक आपको पता चला, फिर इंटर में आप उसी सब्जेक्ट का चयन करें जो कि आपको लगता है कि यार मैं इसमें स्ट्रांग हूँ, मैं इसमें बेस्ट कर सकता हूँ और इससे ही मेरा कैरियर बनेगा। दोस्तों, अगर आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर आप वो चूज करते हैं तो क्या होगा? आपको न पढ़ने में इच्छा होगी, आपका परसेंटेज कम बनेगा, आप फेल भी हो सकते हैं। और आप उसमें अगर सोचें अपना कैरियर आगे बनाने के लिए तो आप कैरियर भी नहीं बना पाएंगे। तो वही चीज़ है कि विषय वस्तु का चयन अपनी योग्यता के अनुरूप करना चाहिए, जिसमें आपको लगे कि हाँ आप बेस्ट कर सकते हैं। लोकतंत्रात्मक का सिद्धांत, शिक्षक के लिए सभी छात्र बराबर है। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको कई बार बताया है दोस्तों, एक टीचर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, एक शिक्षक के अंदर, एक टीचर और एक शिक्षक के अंदर यह क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके लिए सारे बालक एक समान है। क्या है दोस्तों? एक समान है। पूरे बालक चाहे जो हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो दोस्तों, अमीर हो, गरीब हो, सब एक समान। जिस प्रकार से दोस्तों एक नदी होती है, आपने देखा होगा एक नदी है, वो पानी दोस्तों, उस नदी का पानी सभी यूज करते हैं। सभी ऐसा नहीं है कि उस नदी का पानी हम कहने के अरे भाई तुम हिंदू हो नहीं पी सकते, तुम मुस्लिम हो इस नदी का पानी नहीं पी सकते। नहीं दोस्तों, उसी प्रकार से एक टीचर को होना चाहिए। उसी प्रकार से उसके लिए जो ज्ञान की जो नदी होती है वो सब के लिए प्रवाहित तो करनी चाहिए। उसको सब को देने के लिए, पीने के लिए, सबको में प्रवाह करने के लिए उसको प्रेरित होना चाहिए दोस्तों। टीचर को ऐसा होना चाहिए कि उसके लिए हर बालक एक समान है। उसके लिए ये नहीं कि वो अमीर है, वो गरीब है, वो 80 है, वो 80 है, कुछ नहीं दोस्तों, हर बालक उसके लिए एक समान होता है। नहीं तो अगर आपने कहीं पे भी ये अंतर करना शुरू कर दिया तो आपकी शिक्षा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? सारी शिक्षा आपकी क्या हो जाएगी? शून्य में परिवर्तित हो जाएगी। दूसरी है सभी छात्रों पर बराबर ध्यान देना। ये नहीं कि आप अरे ये तो हमारी बिरादरी का है भाई साहब, इस पे तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना, कभी ऐसा नहीं करिएगा।
वही बताया ना, आपकी शिक्षा क्या होगी, शून्य हो जाएगी। भाई आपके लिए हर छात्र एक समान है, बराबर है, तो इसलिए हमें सभी बालकों पर ध्यान देना है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों को क्रियाशील होना चाहिए, आवश्यक एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए, न कि केवल टीचर को बल्कि स्टूडेंट को भी आपको क्रियाशील बनाना है। वो भी दोस्तों एक्टिव है, तभी वो सीख सकता है। अधिगम की प्रक्रिया तभी सरल हो सकती है और सरल ढंग से आप सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं, दोनों चीजें दोस्तों। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन, टीचर के बारे में बात होती है दोस्तों। तो बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक शिक्षार्थियों को सहयोगी तथा मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। एक जो टीचर होता है दोस्तों, वो मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है अपने बच्चों के लिए। मार्गदर्शक इन द सेंस, किसी भी समस्या का समाधान, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी समस्या है, उसका समाधान एक टीचर करता है। बेटा तुम्हें प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं, ऐसे कार्य करो। बेटा तुम्हें याद नहीं हो रहा है, लिख कर पढ़ो, बेटा बोल के पढ़ो, कैसे नहीं याद होगा। तुम्हारा सीटेट नहीं निकल रहा है, तुम्हारा यूपीटेट नहीं, अरे बेटा प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। यानी कि कोई भी समस्या हो उसका आप समाधान बताइए बच्चों को, वही आप उसका क्या है, आप उसका मार्गदर्शन करिए, ठीक है। नेक्स्ट है, वह उनका सभी प्रकार से मार्गदर्शन कर सकता है तथा सभी अधिगम क्रियाकलापों को पूर्ण करने में सहायता भी कर सकता है। यानी कि कोई भी ऐसी कार्य न हो जिसको कि आप न बता सके, हर कार्य में उसका आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। बेटा तुम सब चीज सीख सकते हो, हर कार्य कर सकते हो, ऐसा कोई भी कार्य नहीं बेटा जिससे तुम ना कर सको। तो यानी कि हर कार्य में दोस्तों आप हर उसमें, हर क्षेत्र में उसका क्या करिए, मार्गदर्शन करिए, वही एक टीचर होता है, अच्छा टीचर माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ हो गया है, नितिन सर का, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं ये बैच। चलो दोस्तों नेक्स्ट, शिक्षण का उद्देश्य बालकों को केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना नहीं होता, बल्कि बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। इसलिए शिक्षक को इस उद्देश्य की पूर्ति में बालक को अधिक से अधिक सहायता करनी चाहिए। दोस्तों केवल ये नहीं कि आपने बालक को शिक्षा प्रदान कर दी, बस आपका दायित्व तो खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अध्यापक को शिक्षा के साथ साथ सामाजिक समस्याओं का किस प्रकार से वो बालक फेस करेगा, उन सारी चीजों के बारे में भी उसे जानकारी देनी चाहिए। उसका क्या लक्ष्य है और कैसे वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगा, कैसे वो समाज में एक अपना अच्छा अस्तित्व बना पाएगा, इन सारी चीजों का आपको मार्गदर्शन करना है। कौन कौन सी समस्याएं समाज में आएंगी जो उसे झेलना पड़ेगा, तो इन सारी चीजों के लिए उसे तैयार करना, केवल शिक्षा ही प्रदान करना नहीं है दोस्तों। ऐसा कहिए कि अगर कल उसे अगर जॉब न मिले दोस्तों, तो वो अपने खुद का भी बिजनेस कर सके, ऐसे स्वावलंबी बनाइए उसको। तो ये चीजें होती चाहिए एक टीचर के लिए दोस्तों। उसको हर क्षेत्र में आप क्या करिए, उसको मजबूत बनाइए, उसका विकास करिए, हर क्षेत्र में उसको ज्ञान प्रदान करिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षक को चाहिए कि वह बालक को ध्यान में रखकर ही विषय वस्तु का चयन तथा पाठ्यक्रम निर्माण आदि अधिगम संबंधी क्रियाकलाप करे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, सिलेबस के अकॉर्डिंग, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग और बालक के अकॉर्डिंग, बालक को ध्यान में रख के, कि बालक को ध्यान में रख के ही सिलेबस का चयन करें और उसी के अकॉर्डिंग उसको सिखाएं कि किस प्रकार से बालकों को चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई भी समस्या नहीं होगी, उसी प्रकार से उसे शिक्षा प्रदान करें। न कि दोस्तों आप ऐसा सिलेबस चूज करें कि जो कि टफ हो, बालकों को समझ में ही नहीं आए। तो ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है, विषय वस्तु का चयन करना है बालक के ही अकॉर्डिंग। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की मार्गदर्शन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तथा यह भी कहना अतिशयोक्ति न होगा कि बिना शिक्षक के मार्गदर्शन के शिक्षण प्रक्रिया ही निष्क्रिय हो जाएगी। दोस्तों शिक्षक क्या होता है, एक शिक्षक अधिगम सरल करता होता है, परीक्षण करता होता है और निदान करता होता है। तो दोस्तों निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि बिना शिक्षक के आप अधिगम की प्रक्रिया नहीं कर सकते, शिक्षण की प्रक्रिया नहीं कर सकते। बिना आप शिक्षक के किसी भी चीज को आप सीख नहीं सकते, किसी चीज का आप ज्ञान नहीं ग्रहण कर सकते और किसी भी क्षेत्र में आप आगे नहीं जा सकते। क्योंकि अगर
प्रारंभ में ही आपकी नींव अगर कमजोर है दोस्तों, तो आगे आपका घर क्या होगा, गिर जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षक के अकॉर्डिंग ही, शिक्षक ही जैसा ज्ञान प्रदान करे, जैसा मार्गदर्शन दे, उसी के अकॉर्डिंग बालक को चलना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं दोस्तों कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाते रहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना आप सफलता के करीब पहुंचेंगे, उतना आप सफलता के करीब पहुंचेंगे। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो एक शिक्षक क्या होता है, परीक्षण करता है। वो परीक्षण भी करता है आपका कि कहाँ आपकी कमी है, कहाँ पे आपको आवश्यकता है, क्या और पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, और अधिगम सरल करता, वो आपको सिखाने में भी सरल करता होता है, यानी सिखाता है, सरल तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करता है, निदान करता, आपकी सारी समस्याओं का भी निदान करता है। तो एक शिक्षक निदान करता, परीक्षण करता और अधिगम सरल करता भी होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित शिक्षा है। वाकई में दोस्तों मनोविज्ञान का जो सबसे बड़ा योगदान माना जाता है तो वो बाल केंद्रित शिक्षा ही माना जाता है, क्योंकि बालक के मन का विज्ञान, बालक के मन का विज्ञान कि बालक किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से क्रिया करते हैं, किस प्रकार से उन्हें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, किस प्रकार से उन्हें सरल से सरल तरीके से सिखाना चाहिए, इन सारी चीज़ों का ज्ञान हमें किससे प्राप्त होता है, मनोविज्ञान से प्राप्त होता है। उनकी मन की और शारीरिक स्थिति किस प्रकार की होती है, किस उम्र में वो किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें किससे सीखते हैं, मनोविज्ञान से सीखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालकों के व्यवहार के परिमार्जन के लिए तथा शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन के लिए भी विशेष सहायता दी जाती है दोस्तों। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान सहायता से बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालकों के व्यवहार के लिए में भी दोस्तों, उनके यानी कि व्यवहार के बारे में भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, जानते हैं कि बालकों का बिहेवियर कैसा होगा, किशोरावस्था में उनका बिहेवियर कैसा होता है, बाल्यावस्था में कैसा बिहेवियर होता है। तो ये सारी चीज़ों की बातें हमें पता चलती है किससे, शिक्षा मनोविज्ञान से। किससे पता चलती है, शिक्षा मनोविज्ञान से पता चलती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपके यूसी नेट का फर्स्ट पेपर कंप्लीट कोर्स, नया बैच प्रारंभ हो गया है मात्र 999 रुपए में। नेक्स्ट दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा का पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम की बात करते हैं, यानी कि सिलेबस की बात हो रही है दोस्तों। सिलेबस की बात की जाए तो पाठ्यक्रम शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि जिसको कि टीचर भी उसके बारे में भली भांति जानता हो और बालक भी उसके बारे में अच्छी ढंग से जानता हो और उसके लिए अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यह छात्र के व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक होता है। जो सिलेबस होता है वह बालक के किसके व्यक्तिगत विकास के लिए भी बहुत ही आवश्यक होता है दोस्तों। पाठ्यक्रम यह निश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है कि विभिन्न मानसिक स्तर के शिक्षार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप कौन सी क्रियाएं सिखाना है और कौन सी नहीं, यानी कौन सी क्रिया आपको सिखाना है, कौन सी क्रिया आपको नहीं सिखाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये हमें किससे पता चलता है, ये हमें सिलेबस से पता चलता है कि क्या हमें पढ़ाना है, क्या हमें नहीं पढ़ाना, कौन सी चीज़ें हमें बच्चों को सिखाना है, कौन सी चीज़ें बच्चों को सिखाना नहीं है, वो चीज़ है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षण प्रक्रिया के पूर्ण होने के लिए यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम का निर्माण तथा क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से हो। क्या होना चाहिए, प्रभावी ढंग से होना चाहिए। शिक्षक जब आप पढ़ा रहे हैं दोस्तों, किसी भी बालक को जब आप ज्ञान प्रदान कर रहे हैं तो ऐसे प्रभावी ढंग से ज्ञान प्रदान करिए कि जो चीजें आप पढ़ाएं बालक को सरलता पूर्वक सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि अरे वाह, सर ने आज बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ाई, बहुत अच्छा समझ में आया यार, सारी चीजें कि शिक्षक कैसा होना चाहिए, सिलेबस कैसा होना चाहिए, सारी चीजें बालक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये सारी चीजें दोस्तों आपको पढ़ाया तो समझ में आया, अरे वाह। तो ऐसे ही दोस्तों आपको टीचर बनना है, इसी तरह से आपको अध्यापक बनना है, चाहे आप गणित के अध्यापक बने, साइंस के अध्यापक बने, हिंदी के अध्यापक बने, चाहे जिसके अध्यापक, अपने सब्जेक्ट को आप इतने अच्छे ढंग से पढ़ाएं बच्चों को कि बच्चे कहे अरे वाह सर क्या बात है, कितना बढ़िया पढ़ाया, वो चीज़ होनी चाहिए।
प्रभावी होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षण में पाठ्यक्रम का आधार बालक शिक्षार्थी की रुचियां, आवश्यकताएं तथा क्षमताएं होनी चाहिए तथा इस आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम की निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। आइए जानते हैं क्या होनी चाहिए। यानी कि जो बाल केंद्रित शिक्षण होते हैं वो पाठ्यक्रम का आधार किसके, बालक और शिक्षार्थी यानी बालक और स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, रुचियों की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए और इस आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम की निम्न विशेषता होती है। आइए जानते हैं क्या क्या विशेषता होती है। बालक की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम, जो सिलेबस होना चाहिए दोस्तों वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, बालक की रुचि के अनुसार, कि हाँ बालक उस पाठ्यक्रम में रुचि ले, अरे यार ये पढ़ना है वाकई में, अरे ये तो मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा, गुरुत्वाकर्षण भी है, अच्छा बल भी है, अच्छा यार विद्युत धारा भी है, ये चीजें पढ़े यार, आखिर गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, आखिर बल क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है, इन सब चीजों को पढ़ना है, अरे वाह बहुत मुझे अच्छा लगेगा, वो होने चाहिए ऐसा, यानी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए सिलेबस, रुचि होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपका एनसीएफ 2005, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, आरटीए 2009 ये सभी कहते हैं कि बालक का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। नेक्स्ट, बालक के पूर्व ज्ञान व अनुभव पर आधारित पाठ्यक्रम, जो उसका सिलेबस होना चाहिए, बालक के पूर्व ज्ञान व अनुभव, वहां की बालक ने पहले से उसके बारे में कुछ पढ़ा है, कुछ जाना है, पूर्व ज्ञान है उसे, अनुभव है उसे, तब दोस्तों उसको और यार मैंने तो इसको पहली क्लास में पढ़ा था, अच्छा इंटरेस्ट ऐसे लगाया जाता है, ओ कुछ तो मुझे मालूम है, ऐसे इंटरेस्ट होता है, फिर आगे और चीजें हैं पढ़ाई गई आपको और स्टेप बताए गए, थोड़े टफ स्टेप बताए तो उसको और इंटरेस्ट लगेगा तो पढ़ेगा वो। अगर वो बिल्कुल उसको जानकारी ही नहीं है, इंटरेस्ट के बारे में आप पढ़ा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में उसको बिल्कुल नहीं मालूम कि कास्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, तो सोचिए वो पढ़ेगा, उसको इंटरेस्ट ही नहीं होगा। तो वही चीज होनी चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने वाला, राष्ट्रीयता की भावना का भी विकास करने वाला, हाँ ये हमारे राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय चिन्ह है, इनका भी हमें दोस्तों क्या करना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए, इनकी रक्षा करनी चाहिए, इन सारी चीजों का भी हमें भावना होनी चाहिए। समाजीकरण में सहायक पाठ्यक्रम, समाज में भी उसका सही से पाठ्यक्रम का सहायक होना चाहिए दोस्तों। समाज में हम कैसे, समाज के अंतर्गत हमें कैसे जीवन यापन करना है, कैसे लोगों का सम्मान करना है, कैसे लोगों से बोलना है, कैसा व्यवहार करना है, इन सारी चीजों का भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम होना चाहिए। सर्वांगीण विकास में सहायक पाठ्यक्रम, यानी पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि आपका सर्वांगीण यानी सब कुछ विकास हो जाए, सर्वांगीण विकास हो दोस्तों, ऐसा सिलेबस होना चाहिए। और मानसिक स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम, ये आपके मेंटलिटी के अकॉर्डिंग आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए। ये नहीं कि आप बच्चा हाई स्कूल में है अब उसको इंटर का आप सिलेबस दे दीजिए तो क्या बच्चा पढ़ पाएगा, उसको वो सिलेबस बहुत ही कठिन लगेगा। जैसे आपको देखा जाए दोस्तों कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चों को जो 8th और 9th में होते हैं उनको इंटर का सिलेबस हाई स्कूल का, कभी देखिए सिलेबस मैथ हो तो दोस्तों, यानी कि हाई स्कूल इंटर की मैथ उनके 9th और 8th में होती है। जो कुछ बच्चे होते हैं जो कैच कर लेते हैं, कुछ बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो उनकी मानसिकता के अनुसार, उनकी मेंटलिटी क्षमता के अनुसार ही दोस्तों सिलेबस होना चाहिए। आई थिंक उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए जिससे कि बच्चे आसानी से पढ़ सकें, आसानी से समझ सकें, ये होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग पुस्तकें, सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कंपटीशन को देखते हुए ये पुस्तकें दोस्तों आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं और भी कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, तो सारी कंपटीशन में दोस्तों ये आपके क्या होंगे, काम देगा। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मध्यकालीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, आधुनिक इतिहास, बायोलॉजी, सामान्य हिंदी, भारतीय राजस्थान। और दोस्तों आपको ये बता दें कि यूपी टेट का बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है, तो मेरे बच्चों अभी से तैयारी में जुट जाइए आप, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करना वो गलत हो जाएगा। अभी से अगर आप तैयारी में जुटे रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों, अन्यथा आपको दिक्कत होगी।
दोस्तों जब एग्ज़ाम आ जाता है तो प्रेशर बनने लगता है, अरे यार पढ़ना है, क्या क्या पढ़ें क्या न पढ़ें। तो इसलिए अभी से जब एक तैयारी करेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो क्लास। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राम और जय हिंद दोस्तों।